हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है और इसके बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो इसका लेक्चर नंबर 3, अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देख रखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर में ज्वाइन लीजिए। देखा, सर्वप्रथम किस विज्ञानी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लीमेंटस कहा था? तो किसने किया था? गार्नियर ने कहा था। किसने कहा था? गार्नियर ने कहा था। उसके बाद अंतःप्रदप जलिका का नाम किस विज्ञानी ने दिया? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया? तो एक केयर पोर्टर ने। फिलामेंटस किसने कहा था? गार्नियर ने। और नाम किसने दिया था? केयर पोर्टर। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए, अंतःप्रदप जलिका की खोज किसने की थी? तो क्या बताओगे? केलाडे ने। किसने की थी? केलाडे ने की थी। किसने की थी? केलाडे नामक एक साइंटिस्ट थे। ओके। उसके बाद अंतःप्रदप जलिका किन स्थानों पर नहीं पाए जाते? तो आरबीसी, अंडकोशिका और भ्रूण कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ओके। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रदप जलिका में कितने भाग होते हैं? तो अंतःप्रदप जलिका में सिस्टर्नी होती है हमारी, उसका नलिकाएं होती हैं और पुटिकाएं होती हैं। अंतःप्रदप जलिका कितने प्रकार की होती है? तो स्पाट होती है और खुरदरापन होता है, कणिका में होती है। ठीक। किस प्रकार की अंतःप्रदप जलिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो कणिका में अंतःप्रदप जलिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। किस प्रकार के अंतःप्रदप जलिका में राइबोसोम्स नहीं होते? तो सपाट और अंतःप्रदप जलिका में राइबोसोम्स नहीं होते। अंतःप्रदप मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? पदार्थों का स्थानांतरण करना। किसका? पदार्थों का स्थानांतरण करना किसका कार्य होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। फिर कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। अंतःप्रदप जलिका कोशिका में सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक के पास में। किसमें पाया जाता है? केंद्रक के भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है, सर्वप्रथम किस विज्ञानी ने राइबोसोम्स के बारे में जानकारी दी? तो राइबोसोम्स के बारे में केलाडे ने दी थी। किस विज्ञानी ने राइबोसोम्स की खोज की? केलाडे ने 1945 में खोज की। कब की गई थी? 1945 में खोज की थी। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S प्रकार के। 70S राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और 80S यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की 2 यूनिट जोड़ों के लिए कितने मैग्नीशियम सांद्रण की आवश्यकता होता है? 0.01 mm होता है। 40 गुना मैग्नीशियम आयन सांद्रण होने पर किसका निर्माण होता है? डायमर का। किसका? डायमर का। पॉली राइबोसोम का निर्माण कब होता है? जब मैग्नीशियम आयन का सांद्रण 10 गुना ज्यादा हो। कितना? अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इसका हमने नंबर बता दिया था आपको, 9369044421 पे आप जैसे हाई लिखकर भेजोगे तो आपके पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएंगी, जहां पे आप हमसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। तो कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कोशिका का इंजन कहते हैं। अब आ जाओ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज टेबरी ने की थी, टीबे बोरी ने की थी। सेंट्रोसोम किस कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम के बीच पाई जाती है सेंट्रियोल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेंट्रियोल कितने फाइबर के जुड़े होते हैं? तो 9 फाइबर के जुड़े होते हैं। फाइबर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं? 3। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय पोल का निर्माण करना। किसके? कोशिका विभाजन के समय पोल का निर्माण करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने की थी? गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय के कितने भाग होते हैं? सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं, 3 भाग होते हैं। गाल्जी काय का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थों का स्थानांतरण करना, कोशिकाओं का आकार का संतुलन करना। और लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को व्यास कितना? 0.2 से 0.8 माइक्रोन होता है। कितना? 0.2 से 0.8 माइक्रोन होता है। लाइसोसोम की आकृति स्तनी के किडनी की भांति होती है। किसके?
अस्थनि के किडनी के बात होते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्गी गाय के टूटने से। किसके? गाल्गी गाय के टूटने से निर्माण होता है। लाइसोसोम के प्रकार का होता है प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, ऑप्टिस्ट लाइसोसोम और ऑटोफेजिक लाइसोसोम होते हैं। सबसे कम एंजाइम किसमें होते हैं? तो प्राथमिक लाइसोसोम में सबसे कम एंजाइम होते हैं, सबसे अधिक द्वितीयक लाइसोसोम होते हैं। अपचयित पदार्थों माइलिन किस लाइसोसोम से होता है? अपशिष्टकाय। किससे? अपशिष्टकाय होता है। अंतःप्रदप जलिका के टूटने के किस प्रकार का लाइसोसोम बनता है? तो ऑटोफेजल लाइसोसोम बनता है। किसका बनता है? ऑटोफेजल लाइसोसोम बनता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम को दूसरा नाम इसके आत्महत्या की थैली भी कहता है। आत्महत्या का मतलब होता है, हमने पहले भी बताया था, अपनी हत्या अपने आप करना। कार्य क्या होता है? एंजाइम स्त्रवण और निर्माण सिफ्रोसोम होता है। सिफ्रोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल वनस्पति कोशिका। सिफ्रोसोम की खोज किसने की थी? हेसिटेन ने की थी। किसने की थी? हेसिटेन ने सिफ्रोसोम की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिफ्रोसोम नाम किसने दिया? डेंजार्ड ने। नाम डेंजार्ड ने क्या दिया था? डेंजार्ड। और खोज किसने की थी? हेस्टिन ने की थी। सिफ्रोसोम का आवरण एकल होता है। कैसा होता है? सिफ्रोसोम का आवरण एकल होता है। सिफ्रोसोम का व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। सिफ्रोसोम के निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाल्गी और लाइसोसोम के टूटने से होता है। अच्छा, सिफ्रोसोम का मुख्य कार्य तेल का भंडारण। पराक्सीसोम। पराक्सीसोम देखा गया था किसमें? डी डुबे ने। कब देखा गया था? डी डुबे ने देखा गया। अगला है, पराक्सीसोम की खोज और नाम किसने दिया था? तो पराक्सीसोम की खोज और नाम टोलबर्ग ने दिया था। किसने? टोलबर्ग। पराक्सीसोम का व्यास कितना होता है? 0.5 से 1 पर कितना होता है? पराक्सीसोम का निर्माण क्या होता है? गाल्गी काय अंतःप्रदप जलिका के टूटने से। किसके? गाल्गी काय और अंतःप्रदप जलिका के टूटने से किसका होता है? निर्माण होता है। पराक्सीसोम का कार्य क्या था? वसा भंडारण। किसके? वसा भंडारण का। और एंजाइम का निर्माण क्या है? अब आ जाए ग्लाक्सीसोम। तो ग्लाक्सीसोम की खोज किसने की थी? तो आप लोग जल्दी बताइए। वीवर्स ने। कौन? वीवर्स ने गाल्गी ग्लाक्सीसोम की खोज की। ग्लाक्सीसोम का व्यास कितना होता है? 0.5 से 1 इंच होता है और इसका आवरण एकल होता है। ग्लाक्सीसोम का कार्य एंजाइम का निर्माण करना है। इसका एंजाइम का निर्माण करना होता है। लाइसोसोम लोमासोम। लोमासोम की आपको क्वेश्चन पढ़ लेना वहां पर, ऐसा नहीं कि जल्दी आपको लाइसोसोम पढ़ा लो। लोमासोम की खोज किसने? MC एल्स्टर ने की थी। लोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो लोमोसोम अंतः कोशिका के स्थान दो कोशिकाओं के बीच। लोमोसोम का कार्य से क्वेश्चन सभी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिर कोशिका भित्ति का निर्माण। अब जो केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग केंद्रक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो केंद्रक की खोज सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रक का आकार गोल चपटा अंडाकार होता है और केंद्रक झिल्ली बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, बस रिवीजन करना है। बहुत सरल होता है, क्रिकेट का पेपर इतना हार्ड नहीं था। और हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी हम क्या वन लाइनर क्वेश्चन 3-4 क्लासेस में डिस्कस कर, उसके बाद इसी के हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। फिर क्रोमेटिन में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो फास्फोरस पाई जाती है। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? तो केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका और कोशिका द्रव्य होते हैं। DNA RNA को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? रिक्सबार्ट ने। किसने? रिक्सबार्ट ने प्राप्त किया था। उसके बाद गोल्ड DNA। क्या? गोल्ड DNA की खोज किसने थी? नास और सारस ने गोल्ड DNA की खोज की थी। किसने? नास और सारस ने। DNA का मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन का गाढ़ा भाग। क्वेश्चन आ जाए हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? तो क्या होता है? क्रोमेटिन का गाढ़ा भाग हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। किसका? क्रोमेटिन का गाढ़ा भाग हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। किसका? क्रोमेटिन का गाढ़ा भाग हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। ओके, तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहो भाई, इतना कहना ना पड़े। आप लोग जितनी हमारी हेल्प करोगे, बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे, जितने ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होगा। आशा करते हैं आप लोगों को कैटेट तक बहुत अच्छी तैयारी से
बहुत क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। क्रोमेटिन की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने। किसने? स्टार। क्रोमेटिन नाम बाल्डेयर ने दिया था। किसने दिए थे? क्रोमेटिन नाम बाल्डेयर ने दिया था। डीएनए अणु किसके बने होते हैं? जो पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। दोनों पॉलीपेप्टाइड किस बांड के बने होते हैं? हाइड्रोजन बांड से। ठीक। एक पॉली न्यूक्लियोटाइड कितने भाग होते हैं? पेंटोज शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक। ठीक। पेंटोज शर्करा में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नाइट्रोजन बेस में कितने भाग होते हैं? प्यूरिन, पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन बेस में कौन सा भाग होता है? एडनिन के साथ ग्वानिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडनिन के साथ ग्वानिन होता है। किसका होता है? एडनिन के साथ ग्वानिन होता है। प्यूरिन बेस में कौन सा होता है? एडनिन के साथ ग्वानिन। और पिरिमिडीन बेस में कौन सा होता है? थायमिन के साथ साइटोसिन और यूरेसिल। कौन होता है? साइटोसिन के साथ यूरेसिल होता है। ओके।